हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। आज हम आपके लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिस्ट्री। जी हाँ फ्रेंड, आज इस वीडियो के माध्यम से हम हिस्ट्री के लगभग 50 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, वो भी एमसीक्यू के रूप में। यदि फ्रेंड आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। यदि हिस्ट्री की बात की जाए तो किसी भी एग्ज़ाम में लगभग 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यदि हाल में आयोजित होने वाली एमपी पुलिस की परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हमने यह वीडियो एमपी पुलिस परीक्षा को देखते हुए बनाया है। इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी पुलिस में उसको बताया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड, यदि आपने हमारा चैनल लर्निंग एजुकेशन पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको समय समय पर हमारे नए वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? आपको बताना है पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पंचतंत्र के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त द्वारा विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र लिखा गया। ये जातक कथाओं से संबंधित है। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित है यह पंचतंत्र, और जातक कथाएं देखने को मिलती है इसमें, तो इतना याद रखना इसमें। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? आपको बताना है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। यदि मौर्य वंश की बात की जाए तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, और इसके अंतिम शासक बृहदरथ थे। इसके अंतिम शासक, इसका राइट आंसर थर्ड होगा। चलिए, अगर मौर्य वंश की बात की जाए थोड़ा सा, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, जैसे आपको मैंने अभी बता दिया है। और इसका अंतिम शासक बृहदरथ थे, और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग, जो कि इसका सेनापति था, उसके द्वारा कर दी गई, और आगे चलकर उसने शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का उदय हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, रुद्रदामन किस वंश का प्रमुख शासक था? आपको बताना है रुद्रदामन किस वंश का शासक था। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड शाक वंश का शासक थे रुद्रदामन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? आपको इनमें से बताना है। रवि कीर्ति, बाणभट्ट, कौटिल्य, हरिसेन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड हरिसेन द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किराज जूनियम के रचयिता कौन है? आपको बताना है किसके द्वारा लिखी गई है ये। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड भारवी द्वारा लिखी गई है किरात जूनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? आपको ये बताना है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ऑप्शन है सातवाहन वंश, पल्लव वंश, चेर वंश, चोल वंश। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड पल्लव वंश द्वारा काशी के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया है।
इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु थे। यदि पल्लव वंश की बात की जाए तो पल्लव वंश के संस्थापक विष्णु थे, श्री विष्णु थे, तथा इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। इसको द्वारा कैलाश कैलाश मंदिर बनाया गया, जो कि आपको बता दिया गया है, जो कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। यदि पल्लव वंश की बात की जाए तो यह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चलिए, इतना काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट है उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध किससे है, आपको ये बताना है। यदि उत्तर मेरूर अभिलेख की बात की जाए तो यह चोल वंश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा चोल। नेक्स्ट है चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। नारायण मंदिर के बारे में पूछा गया है, त्रिभुवन नारायण मंदिर, जो कि चित्तौड़ में स्थित है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना चित्तौड़ में है। यदि इसका निर्माण की बात की जाए तो राजा भोज द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यदि राजा भोज की बात की जाए तो यह परमार वंश से संबंधित है, और इन्हें भोपाल में ये बड़ा तालाब वगैरह की स्थापना की गई थी इन्होंने। चलिए, इतना काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट है नेस्धे चरित्रम के लेखक कौन थे, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड श्रीहर्ष नेस्धे चरित्रम के लेखक थे। यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड आपको बुक के बारे में हमेशा याद रखना चाहिए। पुरानी जो प्राचीनतम बुक है किसके द्वारा लिखी गई, ये अक्सर 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो आप एक बार पूरी किताब को देख कर जाए किसी भी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है कल्पसूत्र के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा भरतबाहु द्वारा कल्पसूत्र लिखी गई। ये भी काफ़ी फेमस बुक है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है इसे। अभी हाल ही में एसएससी में पूछा गया था इसके बारे में। नेक्स्ट है माध्यम मार्ग किस धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, आपको बताना है कि माध्यम मार्ग किस धर्म का सिद्धांत है, या किसने दिया, किस धर्म ने दिया। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। यदि माध्यम मार्ग की बात की जाए तो बौद्ध धर्म द्वारा दिया गया है। यदि बौद्ध धर्म की बात की जाए तो भगवान बुद्ध द्वारा इस धर्म की स्थापना की गई थी। ये काफ़ी पुराने धर्मों से माना जाता है। चलिए, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, आपको बताना है इनमें से। ऑप्शन है सांड, हाथी, घोड़ा, सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड सिंह। सिंह महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है। यदि घोड़ा की बात की जाए तो भगवान बुद्ध से संबंधित है। जब भगवान बुद्ध गृह त्याग कर रहे थे उस टाइम उनके साथ घोड़ा था, तो भगवान बुद्ध का गृह त्याग की बात की जाए तो घोड़ा है उनका। इसका राइट आंसर होगा सिंह। नेक्स्ट है महाजनपदों में से एक कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, आपको बताना है कि 16 महाजनपद थे, उनमें से एक कौशल था। आपको कौशल की राजधानी बताना है। यदि कौशल की राजधानी की बात की जाए तो श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। अगर इनमें बात की जाए इंद्रप्रस्थ भी एक महाजनपदों में से एक था, विजयनगर भी था और तक्षशिला भी, ये सभी 16 महाजनपदों में से एक थे। यहाँ पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट महाजनपदों के बारे में दिया गया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि बता दूँ, अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी राजगृह थी, और यदि काशी की बात की जाए तो वाराणसी इसकी राजधानी थी। वत्स की बात की कौसंबी, वज्जी की वैशाली, कौशल की श्रावस्ती, जैसे कि अभी क्वेश्चन में पूछा गया है, और अवंती उज्जैन, और मल कुशीनरा। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा, ये कभी भी पूछा जा सकता है, किसी भी क्रम में पूछा सकता है।
तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, आपको बताना है। सॉरी, इसका आंसर तो यहीं दिया है। तो व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। तो इसका राइट आंसर होगा विपाशा। आप नदी के बारे में भी एक बार देख लीजिएगा। पुरानी जितनी भी नदी है, लगभग 5-6 नदी है, उनके बारे में हमेशा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, आपको बताना है। आपको जब तक आप सही आंसर बताइए, जब तक आपको बता सकता था कुछ नदी के बारे में बता देता हूँ। यदि चिनाब नदी की बात की जाए तो आस्किनी, इसका नाम आस्किनी था, चिनाब नदी का प्राचीन नाम। और रावी नदी की बात की जाए तो पारुसनी, इसे पारुसनी कहा जाता है प्राचीन में। और गंडक नदी को सदनीरा के नाम से जाना जाता था। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व मीमांसा दर्शन की आपको बताना है प्रवर्तक। तो इसका है जैमिनी, जैमिनी द्वारा लिखा गया है पूर्व मीमांसा। यदि अन्य ऑप्शनों की बात की जाए तो चावक, चावक द्वारा ही लिखा गया है। और बद्रायण की बात की इनके द्वारा लिखा गया है उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा लिखा गया था इनके द्वारा। अब पतंजलि द्वारा योग लिखा गया था। अब पतंजलि द्वारा योग लिखा गया है। यदि न्याय दर्शन की बात की जाए, न्याय, तो इन्हें गौतम द्वारा लिखा गया था। तो आप इतना याद रख लीजिएगा। और एक और है सांख्य, जो लिखा था सांख्य, कपिल द्वारा लिखा गया है। तो ये 4-5 जो दर्शन है प्राचीन, आप उन्हें याद कर लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। आपको बताना है किताब उल हिंद, जिसे तारीख ए हिंद के नाम से जाना जाता है, इसके रचयिता या लेखक के नाम बताना है आपको। जिसका राइट आंसर होगा अलब रूनी। अलब रूनी द्वारा किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद लिखी गई। और यदि अलब रूनी की बात की जाए तो यह मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आया था ये। चलिए अगले इस पे बढ़ते हैं। आपको बताना है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। कुछ प्राचीन मंदिर वगैरह को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में। यदि लिंगराज मंदिर की बात की जाए तो यह भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। और तिरुपति मंदिर ये तमिलनाडु वगैरह में, मदुरई भी तमिलनाडु में। यदि खजुराहो की बात की जाए यदि एमपी में, तो यहाँ एमपी के छतरपुर काफ़ी, क्योंकि आप यदि एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह खजुराहो के मंदिर में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह बहुत प्राचीन मंदिर है। लगभग 950 से 1050 ईस्वी में इसे चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर काफ़ी मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और बहुत से अनेक मंदिर है यहाँ पर। तो उनको भी देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, आपको बताना है। ऐहोल अभिलेख, जिसका राइट आंसर होगा फ्रेंड पुलिकेशन द्वितीय। पुलिकेशन द्वितीय का संबंध है ऐहोल अभिलेख से, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में पुलिकेशन प्रथम, पुलिकेशन द्वितीय भी दिया जाता है। तो आप इसे द्वितीय, पुलिकेशन द्वितीय याद कर लीजिएगा। फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड, हमारे द्वारा साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज के रूप में बताए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, या पुराने प्रश्न पत्रों को देखकर हमने बनाया गया है, जो कि एमपी पुलिस के परिदृश्य से है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा अभी तक के, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखो, काफ़ी हेल्पफुल होगा वो वीडियो। यदि आप एमपी पुलिस के साथ साथ
एमपी पुलिस, एसआई, एसएससी वगैरह या रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो वीडियो। तो एक बार उसे ज़रूर देखें, आपको यहाँ प्लेलिस्ट में मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके शासनकाल में आया था। आपके चरक के बारे में बताना है, किसके शासनकाल में चरक आए थे। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड कनिष्ठ। कनिष्ठ के शासनकाल में चरक आए थे। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड दंती दुर्ग। दंती दुर्ग द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है किस शासक ने हर्षवर्धन के दक्षिण विजय पर रोक लगाई थी। आपको ये बताना है। हर्षवर्धन काफ़ी प्रसिद्ध शासकों में से रहा एक है। तो इसका राइट आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन की दक्षिण विजय पर रोक लगाई थी पुलकेशिन द्वितीय ने। तो काफ़ी ने भारत जीत लिया था। लगभग नीचे की ओर पुलकेशिन द्वितीय द्वारा इन्हें रोक लिया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आपको बताना है भारत के नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। आपको बताना है भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है या उपाधि किसे दी गई है। यदि भारत के नेपोलियन की बात की जाए तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इन्हें संगीत प्रेमी भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें सिक्कों पर वीणे बजाते हुए दिखाया गया है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि किस शासक को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। या संगीत प्रेमी भी थे। तो इतना याद रखना आप। नेक्स्ट है कंधार कला किन शासकों के शासनकाल में विकसित हुई थी। आपको बताना है। यदि कंधार कला की बात की जाए तो कुषाण शासकों के शासनकाल में कंधार कला विकसित हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है आर्यों की भाषा कौन सी थी। आपको बताना है आर्य की भाषा कौन सी थी। यदि आर्यों की बात की जाए तो यह लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में आए थे। चारावाह पशुपालन से संबंधित है। इन्हें पहले पशुपालन किया करते थे ये। तो चारा की खोज में आए थे 1500 ईसा पूर्व। और इनकी भाषा संस्कृत थी। तो ये याद रखना आप, इनकी भाषा संस्कृत थी। कल्पसूत्र का संबंध किस धर्म से है। आपको बताना है। ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या यहूदी धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित है कल्पसूत्र। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। मेरुतुंग, बाणभट्ट, जयसिंह या पाणिनि। इनमें से आपको बताना है कौन है इसके रचयिता अष्टाध्यायी के। तो अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में राजदूत था। आपको बताना है किस शासक के दरबार में राजदूत बने थे ये मेगास्थनीज। फ्रेंड आपको बता दूं कि हमारे द्वारा यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है इसमें। तो आप बिना स्किप किए अब ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे ये मेगास्थनीज, जो कि सेलुकस निकेटर के राजदूत थे। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे ये राजदूत। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस उपनिषद में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है। आपको बताना है भगवान श्री कृष्ण का किस उपनिषद में वर्णन मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड
बी छंदोग्य, छंदोग में भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है प्रथम बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र के रचयिता कौन है। सॉरी ये कभी रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा, एक बार देख लीजिएगा, विष्णु शर्मा। ये जातक कथा से संबंधित है। नेक्स्ट है अशोक के किस शिलालेख में जनता को धर्म जीवन बिताने हेतु प्रेरित किया था। आपको इनमें से बताना है किस अभिलेख में या शिलालेख में अशोक ने कहा है कि धार्मिक जीवन बिताना चाहिए जनता को। तो यहाँ 14वां अभिलेख में बताया गया है, अशोक ने 14 अभिलेख में बताया था कि जनता को धार्मिक जीवन बिताने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 4th। चलिए अगले बढ़ते हैं। अगला है एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम द्वारा एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, सॉरी शिव मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान में विभाजन किस बौद्ध संगति में हुआ, आपको बताना है। प्रथम संगति में, द्वितीय संगति में, तृतीय संगति में या चतुर्थ संगति में। किस संगति में ये दो यान में बढ़ गए थे, महायान और हीनयान में। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड चतुर्थ संगति में। चतुर्थ संगति में बौद्ध धर्म 2 धर्मों में बढ़ गया था। यदि प्रथम संगति के आयोजन की बात की जाए तो यह राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति। यदि द्वितीय संगति की बात की जाए तो वैशाली में। यदि तृतीय संगति की बात की जाए तो पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ कुंडलवन में। तो इन्हें आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। कभी कभी क्रमवार भी पूछ लिया जाता है, या इनके अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है, या स्थान के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रतीक गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। यदि गृह त्याग की बात की जाए गौतम बुद्ध की, तो घोड़ा, आपको बताया था पिछले प्रश्नों में मैंने, घोड़ा गृह त्याग से संबंधित है। कमल जन्म से संबंधित है गौतम बुद्ध के, और स्फुट मृत्यु से संबंधित है। और ये लास्ट वाला इससे संबंधित नहीं है, तो आप इन्हें 3 को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की। आपको बताना है कि प्रथम बार किसने सफलता प्राप्त किया शिलालेख को पढ़ा अशोक के। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस द्वारा लगभग 1857 में अशोक के शिलालेख को पढ़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए। अग्नि वेदिका के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, आपको बताना है इनमें से। इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से प्राप्त हुए थे अग्नि वेदिका के साक्ष्य, जो कि राजस्थान में स्थित है। यदि लोथल की बात की जाए तो यह गुजरात का एक बंदरगाह था। प्राचीन समय में काफ़ी फेमस बंदरगाह हुआ करता था लोथल। अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड, हमारे द्वारा एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के एग्ज़ाम पेपर को जितने भी पुराने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को समझाया गया है अच्छी तरह से। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक की नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या हमारे द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ऐसे इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को समझाया गया है अभी तक जितने भी आए हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है।
तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है अजंता की गुफाओं में क्या निरूपित किया गया है, आपको बताना है इनमें से। ये क्वेश्चन अभी भी आया था पर इसका थोड़ा सा पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था। आपको बताया था मैंने कि जातक कथा से संबंधित है अजंता की गुफाओं, जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। पंचतंत्र जो इसी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा जातक कथा है। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा मखली गोसाल। मखली गोसाल जी आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है, तो इसका राइट आंसर होगा मखली गोसाल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद दक्षिण में स्थित है। इनमें से बताना है कि कौन सा जनपद भारत के दक्षिण में स्थित है, नीचे साइड में, भारत के नीचे साइड में। तो इसका राइट आंसर होगा अस्मक, जो कि दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, चलिए आगे बढ़ते हैं इसे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या की गई है, आपको बताना है कि किस संघ में बौद्ध धर्म के नियमों की व्याख्या की गई है। गुप्तर निकाय, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक, ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा विनय पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों की बात की गई है। यहाँ सिर्फ नियमों पूछा है, बाकी सब में अलग अलग पूछा गया है। नेक्स्ट है नेस्देह चरित्रम। नेस्देह चरित्रम के लेखक कौन है, आपको बताना है इनमें से। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा श्रीहर्ष। श्रीहर्ष नेस्देह चरित्रम के लेखक है। अगला है प्रियदर्शिका और नागदशक नामक नाटक के रचनाकार कौन है, आपको बताना है इनमें से। सॉरी यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसके रचनाकार की यदि बात की जाए तो इसके रचनाकार हर्षवर्धन, जो काफ़ी फेमस शासक हुए, इनके द्वारा ही लिखी गई है प्रियदर्शिका और नागदशक। यदि बाणभट्ट की बात की जाए तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे ये, और इनके द्वारा कादम्बरी और हर्षचरित जैसी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है। तो कादम्बरी और हर्षचरित आपको याद रखना है कि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, और प्रियदर्शिका और नागदशक हर्षवर्धन द्वारा। चलिए इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है शाक संवार को प्रारंभ किसने किया था, आपको बताना है इनमें से। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, एक मिनट। शाक संवाद की बात की जाए तो एक कनिष्ठ द्वारा 78 ईसा पूर्व प्रारंभ किया गया था। तो कभी सन भी पूछ लिया जाता तो 78 ईसा पूर्व आपको याद रखना है, कनिष्ठ द्वारा। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम आने वाला विदेशी कौन था, आपको बताना है कि कौन सर्वप्रथम भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड मेगस्थनीज। मेगस्थनीज सर्वप्रथम भारत आने वाला विदेशी यात्री था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये, और सेलुकट निकेटर का राजदूत था ये, जो कि, तो आपको इतना याद रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट है यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, आपको बताना है इनमें से। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट होगा अर्धायु। अर्धायु कहा जाता है। यदि होत की बात की जाए तो होता या होत ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, और उदार्थ या उदात सामवेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी। यहाँ नदी पूछा, किस नदी के किनारे भगवान बुद्ध को
ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आपको बताना है इसमें से। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड फाल्गु नदी के किनारे और बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष के नीचे इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप दो चीज़ याद कर लीजिएगा। यदि नदी पूछे तो फाल्गु नदी, और वृक्ष की बात की जाए तो बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फ्रेंड, कैसा लगा यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसे अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। और आज के लिए आपका ये प्रश्न है हिस्ट्री के ऊपर से ही। आपको बताना है प्राचीन महान जनपदों में से एक अवंती, जो 16 जनपद थे, 16 जनपदों में से एक अवंती भी था, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको बताना है उसे वर्तमान में क्या कहा जाता है अवंती को। ये प्राचीन नाम है जो कि अवंती। आप इसका आपको अभी नया नाम बताना है जो कि अभी प्रचलित है। तो ये आप इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड, यदि बता दूं आपको, अभी तक क्या आपने हमारे चैनल लर्निंग एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।